हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर 360 डिग्री में। हम लोगों की जो है एनसीईआरटी क्लास की सीरीज शुरू हो रखी है। 6 से 8 तक हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रखी है। 6 से जो है हम अब 8 तक की ज्योग्राफी देख रहे हैं। ये ज्योग्राफी का जो आज है छठा टॉपिक है, कक्षा 7 के ज्योग्राफी का। और इससे पहले 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक इसके बाद रह रहा है। नई एनसीईआरटी में जो है 7 टॉपिक है, पुरानी एनसीईआरटी में 9 टॉपिक है। तो पुरानी एनसीईआरटी में तो हम नई एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी को भी देखेंगे यदि उसमें कोई टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे, जैसे उसमें घास स्थल के शीतोष्ण घास स्थल इत्यादि है, तो उसके जो है 2 टॉपिक है, उनको एक ही वीडियो में ला करके जो परीक्षित दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि घास स्थल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए एक वीडियो से अलग से बनाएंगे। 9-10 की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट है। और हम जो देखेंगे कक्षा 6, 7, 8 में और कक्षा 9, 10 में, ये 11, 12 में कोई टॉपिक ऐसे है जो 2 क्लास में एक ही टॉपिक है, उसको दोनों टॉपिकों को एक साथ जो है मर्ज करके पढ़ाएंगे, ताकि जो है हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग किताबें न पढ़नी हो और अलग अलग बार न पढ़ना पड़े। इसके लिए हम एक साथ ही उसको देखेंगे, जिससे हमारी जो है पढ़ाई की एक बेहतर रणनीति से हम पढ़ाई कर पाए। और जितने भी लोग जो है, चाहे वो कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे स्टेट की वो परीक्षा दे रहे, वन डे एग्जाम दे रहे, चाहे जो है किसी प्रकार के एग्जाम दे रहे जो कंपटीशन एग्जाम है, इसके लिए हमने जो है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। एनसीईआरटी से हमारी समझ विकसित हो जाती है। हम इसमें जो है जो पाठ्य वस्तु रहेगी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, और इसमें परीक्षा उपयोगी जो अति महत्वपूर्ण सारांश उपयोगी विषय वस्तु इसमें हम लाएंगे। और टॉपिक है हमारा आज मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण क्या, और मानव पर्यावरण जो अन्वयन क्रिया है, मानव जो है पर्यावरण के साथ जो क्रिया करते हैं, तथा उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण। उष्ण मतलब जहां पर सूर्य सीधे चमकता है, उपोष्ण मतलब जहां पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पे तो जहाँ उष्ण होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, यहाँ सूर्य सीधे चमक रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा जो है दोनों गोलार्ध में, चाहे जो है उत्तरी गोलार्ध देखें हम, चाहे दक्षिण गोलार्ध में, जैसे जैसे जो है उच्च जो ताप कटिबंध होंगे, वहां की तरफ जो हम देखेंगे उच्च, सॉरी, ताप कटिबंध के हिसाब से उच्च अक्षांशों की तरफ, जैसे हम देखेंगे, तो वहां पर जो है फिर किस प्रकार के वो मिलेंगे हमें, फिर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंध मिलेंगे, उसके बाद जो है शीतोष्ण कटिबंध मिलेंगे, फिर उसके बाद शीत कटिबंध मिलेंगे। तो ये हमें क्रम में होना चाहिए ध्यान, और हमें जो है ये भी ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर जो है क्या स्थिति, कहाँ पर सूर्य सीधे चमकते। तो हम जो है इसमें जो देखेंगे इस टॉपिक में, इसमें हम जो है एक तो देखेंगे अमेजन बेसिन में जीवन, एक देखेंगे उष्ण कटिबंध में, एक देखेंगे उपोष्ण कटिबंध में। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या है यहाँ पर जो है जीवन है, किस प्रकार की दिनचर्या चलती, किस प्रकार की जो है व्यवसाय है, कृषि है, कौन कौन से जो है ये कारोबार करते, कौन कौन से व्यवसाय करते, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब हम देखेंगे। तो उष्ण कटिबंध अमेजन बेसिन में हम जब जीवन देखेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, उसे कहा जा रहा है कि ये उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का भाग जो है भूमध्य रेखा प्रदेश कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा प्रदेश। भूमध्य रेखा के जो है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में, भूमध्य रेखा के जो है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो हम देखेंगे, यहाँ पर जो है किस प्रकार के प्रदेश होंगे, उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ से जो है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो जो ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। ये वो वाला क्षेत्र कहलाएगा उष्ण वाला, यानी यहाँ से सूर्य सीधे सीधे चमक रहा है वर्ष भर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो ये वाला बीच का क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भूमध्य जो है प्रदेश है, ये भूमध्य प्रदेश कहलाएगा। ये भूमध्य, भूमि मध्य के जो है भूमध्य रेखा की जो है नजदीक वाला, ये भूमध्य प्रदेश कहलाएगा। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो अमेजन नदी जो है इसमें ही, इसी प्रदेश में बहती है।
10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण जो भूमध्य रेखा प्रदेश है यहीं बहती है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। तो ध्यान रखना कि ये जो है कहा जा रहा है कि यह पश्चिम में, अभी मानचित्र में हम देखेंगे पश्चिम में जो है ये पर्वतों से निकलते हैं। तो पश्चिम में पर्वतों से तो जो है जब हम जो है अमेजन नदी देखेंगे तो अमेजन नदी कहाँ है, ये है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में जो है कौन कौन से देश इसमें अमेजन नदी बेसिन में पड़ते हैं। तो अमेजन नदी बेसिन, बेसिन मतलब जो है जहां जहां से जो है एक नदी का जो क्षेत्र होता है और उसकी जो सहायक नदियां, जो उससे सहायक नदी उसमें आकर मिलती है उसे जो है नदी बेसिन कहते हैं। जहां जहां उसको जो है जहां जिस जिस क्षेत्र से उसे जल मिलता है उसे जो है बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पर जो अमेजन नदी बेसिन है, अमेजन नदी जो है कहाँ है, ये है दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और किन किन देशों से जो है ब्राजील, इक्वाडोर इत्यादि जो है देशों से होकर के बहती है। तो यहाँ पर मानचित्र में अभी इसको देखेंगे तो यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि ये पूर्व में पर्वत से निकलते, पर्वतों से निकलते पर्वत में वहां पर जो है दक्षिण अमेरिका में देखें कौन से पर्वत है, वहां पर एक जो है सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की वो है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला से पेरू में जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती है। तो आप लोग ध्यान रखना पेरू से निकलती है, पेरू के एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और अंध महासागर, अंध महासागर मतलब जो है अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। अटलांटिक महासागर में हम देखेंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जो है अपना मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब जहां पर जो है ये क्या करती है, नदी जो है अपना जल किससे मिलती है, दूसरी जो है नदी से मिलती है या सागर महासागर में मिलती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जहां पर कोई जल राशि जो है दूसरी जल राशि में मिलती है उसे जो है मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां, तो कहा जा रहा है कि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो जो नदी है और उसकी जो सहायक नदी है वो एक नदी बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, अब कहा जा रहा है कि ब्राजील के भागों में और पेरू के कुछ भागों, कहां कहां पर है ये नदी, तो ब्राजील में, ब्राजील में जो है ब्राजील में ही है जो अमेजन नदी है। अमेजन नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है अमेजन बेसिन उसे कहा जाता है, अमेजन बेसिन। तो अमेजन वन वहां पे है और अमेजन वनों को जो है विश्व का जो है फेफड़ा उसे कहा जाता है, धरती की फेफड़ा कहा जाता है। तो वहां पर कहा जा रहा है कि अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियों से, और कौन कौन सी सहायक नदी है अमेजन बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, क्योंकि पेरू से यहाँ से निकल रहे तो वहां के कुछ भागों में बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से वो अपवाहित होती है। तो ये यहाँ क्षेत्र से ये बहती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने, इस अन्वेषक मतलब खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यह नाम अमेजन पड़ा। अब क्या हुआ कि स्पेन के जो खोजकर्ता थे वो जो है इस क्षेत्र में पहुंचे, और इस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर जो है कुछ लोग थे, कुछ आदिवासी लोग थे जिन्होंने उन पे आक्रमण कर दिया। और उन्होंने क्या कर रखा था, वो जो है लोग थे उन्होंने जो है एक सुरक्षा कवच पहना हुआ था, हेड गियर जिसे कहा गया, एवं घास के स्कर्ट पहने हुए थे, घास के कपड़े पहने हुए थे। और उन लोगों ने उन पे आक्रमण कर दिया। और वो लोग जो है कैसे थे कि जो प्राचीन जो रोमन साम्राज्य थे, प्राचीन रोमन साम्राज्य में ऐसे ही लोग रहते थे। और वो जो है एक ऐसा महिलाओं का एक ऐसा योद्धा महिलाओं के एक समूह था जो इसी प्रकार से जो है पहनते थे। तो उनको जो है क्या कहा जाता था, उन्हें जो है उसको जो है महिला योद्धाओं के आक्रमक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन, तो उन्हें जो है अमेजोन्स कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स जो है वो आक्रमक समूह था, ये ग्रुप था जिसमें महिला जो है योद्धाएं होती थी और वो इस प्रकार के वो पहनते थे। तो उनको तुरंत उनकी याद आ गई, और जब उनको उनकी याद आ गई तो उन्होंने वहां को जो है अमेजोन्स जो है अमेजोन्स या अमेजन वो कहा, और वहां का नाम पड़ गया अमेजन। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि कैसे यहाँ का नाम पड़ा है, स्पेन वासियों ने यहाँ का नाम दिया है। अब यहाँ पे जो है सहायक नदी क्या होती है, तो सहायक नदियां जो है यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है।
अब कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन है। और अमेजन जो नदी है ये इसकी लंबाई देखें तो लंबाई के हिसाब से दूसरे नंबर पे 6400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लंबाई के हिसाब से नील नदी पहले नंबर पे है। लेकिन इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है, यानी जो है इसका कितने ज्यादा इसमें जल है, कितने ज्यादा क्षेत्र में बह रही है, वहां वो देखेंगे तो उस हिसाब से ये जो है सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी बेसिन भी है यही है। तो इसका जो नदी गरण का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है और ऐसे सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पर जो है देखेंगे कि जो ये अमीन नदी है ये पेरू है। यहाँ पर हम देखेंगे ये पेरू है। यहाँ पर इक्वाडोर है, ये जो है पेरू है। तो यहाँ पर जो है अमेजन जो नदी है ये अमेजन नदी का जो उद्गम है, अमेजन नदी, तो अमेजन नदी जो है यहाँ पर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। ये नदी इसी जो है इसी पश्चिम क्षेत्र से बह निकल रही है और यहाँ पर इसकी जो है बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ये अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी ये सारी जो है बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। रोंगटिस नदी बहुत सारी सहायक इसकी नदी है, अमेजन बेसिन है। यहाँ पे नियाग्रा नदी भी है इसकी सहायक नदी। इक्वाडोर वाले क्षेत्र में भी जो है ये कहा जा रहा है कि जो है बहती है। तो ये सारी अमेजन नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये फाइनली अपना जल जो है यहाँ पर गिराती है, यहाँ गिराती है। तो कुछ कोलंबिया के क्षेत्र में जो है यहाँ पर इक्वाडोर जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है फिर ब्राजील के क्षेत्र में, बेल्विया के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो ये अमेजन नदी बेसिन है, कहाँ कहाँ पर इसके जो है अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों का जो है क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है ये बह रही है। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 10 डिग्री उत्तर तक जो है इसका जो है क्षेत्र है जहाँ पर ये जो है बह रही है। इस बीच में ये बह रही है। और अमेजन बेसिन में जीवन और यहाँ की जलवायु तो कैसी है। अब यहाँ का जो है जलवायु कहाँ पर, तो यहाँ भूमध्य सागर यहाँ पे जलवायु पाई जाएगी। भूमध्य सागर भूमध्य रेखा जलवायु भूमध्य प्रदेश है ये, भूमध्य रेखा यहाँ पे जलवायु होगी। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। अब गर्म है, सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है 10 डिग्री पे, 0 डिग्री के आसपास सूर्य सीधे चमक रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्ष भर जो है ज्यादा गर्मी रहेगी, गर्म रहेगा और जो है नम जलवायु रहेगी। इस क्षेत्र में जो है नदी है, पेड़ पौधे काफी है, यहाँ पे वाष्पीकरण खूब हो रहा, तो नम है यहाँ पर जलवायु। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म रहता है। गर्मी है यहाँ पर तो दिन और जो है रात को लगभग जो है हमेशा जो है यहाँ पर गर्मी समान गर्मी रहती है। हर दिन में प्रत्येक दिन यहाँ पे बारिश भी हो जाती है। यहाँ पर एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। गर्मी के टाइम में जब जो है आर्द्रता होती है, ज्यादा हवा में नमी होती है, तो शरीर में चिपचिपाहट होती है, पसीना आता है। तो ये जो है इस समय यहाँ पर भी इसी प्रकार इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रत्येक दिन यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ बिना किसी पूर्व चेतावनी, किसी प्रकार कोई चेतावनी नहीं, प्रत्येक दिन बारिश हो रही है, कोई चेतावनी नहीं, जरूरत नहीं। दिन का तापमान उच्च रहता है और आर्द्रता अति उच्च रहती है। यहाँ पर तापमान भी उच्च है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, तो बारिश यहाँ पे होगी होगी। रात के समय तापमान कम हो जाता है, रात को जो है टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है यहाँ पर जो है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे रात को भी इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगते हैं। वन यहाँ पर कैसे उगते हैं? सघन, बहुत घने वन। अमेजन के वन जो है विश्व के जो है पृथ्वी के जो है जिन्हें फेफड़े कहा जाते हैं, तो बहुत सघन वन उगते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ऊंचे से ऊंचे वनों में, पेड़ों में जो है होड़ लगी रहती है, कौन जो है सबसे ऊंचा, और उनके ऊपर भी बेल चढ़ जाती है और जो है पेड़ों पे भी घास सूख जाती है। पेड़ों के जो है आप उसमें एनसीईआरटी में एक मानचित्र जो है एक फोटो दे रखी है, पेड़ों की फोटो दे रखी है अमेजन वनों की।
तो उसमें जो है आप लोग देखेंगे उस पे जो है पेड़ों पे भी काई इत्यादि जमी होगी, उस पे भी घास इत्यादि उगी होगी। तो कहा जा रहा है कि वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। तो इतने सघन, इतने घने होते हैं, ऊपर से जो है पत्तियों से और उसके शाखाओं से क्या बन जाते, छत जैसे बन जाते हैं, और कुछ जो है उसके नीचे वही जो है पेड़ पौधे वो उग पाते हैं, जो है वहां पर सरवाइव कर पाते हैं नीचे, और वहां पर एक होड़ से लगी रहती है। कुछ जो है उनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, जिस कारण सूर्य के प्रकाश धरातल पर सीधा नहीं पहुंच पाते हैं। तो धरातल पर तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि ऐसी होती है, प्रकाश रहित होती है, नम होती है। तो कीड़े मकोड़े इत्यादि वहां पर बहुत ज्यादा मिलेंगे, पशु पक्षी वहां पे, जैव विविधता वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, नीचे वही बढ़ सकेगी, नहीं तो वहां पे जो है पेड़ों में होड़ है, जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पे जो है सब ज्यादा जो है लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ और भी फट एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जो परजीवी पौधे हैं, ये इस प्रकार के शब्द जो है पूछे जा सकते हैं। ये क्या है? तो ये परजीवी पौधे हैं, यहाँ पर जो है होते हैं। ये पौधे हैं, जीवों की विविधता की दृष्टि से यहाँ बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी जैव विविधता यहाँ पर जो है खूब है। यहाँ पर पेड़ पौधों में भी विभिन्न प्रकार की वैरायटियां हैं, और जो है जीव जंतु में भी विभिन्न प्रकार की। वर्षा वन के निवासी, अब ये जो यहाँ पर जो वर्षा वन है, यहाँ के निवासी ऐसे ये जो है ये लोग क्या क्या इनके काम धंधे हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि जो वर्षावन के निवासी हैं, इनका भोजन, तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में बन के कुछ वृक्षों को काट करके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि छोटे क्षेत्रों में पेड़ों को काटते हैं, छोटे क्षेत्र में बन के कुछ वृक्षों को काट करके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी वही वाला जो हम जो स्थानांतरित कैसे कहते हैं, या जो है जिसे दहन कर्तन कृषि कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो यहाँ पुरुष शिकार करते हैं। अब पुरुष क्या करते हैं? शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वहां पे पुरुष जो है पुरुष ज्यादा, जब जो है देखिए वहां पे जो है तो पुरुष ज्यादा शिकार करते हैं, और कुछ न कुछ जो है हंटिंग इत्यादि करते रहते हैं। महिलाएं जो है ये घर का, मान लीजिए नहीं मिली, कभी शिकार नहीं हो पाए, तो घर वो महिलाएं फिर भी जो है अपना रखती है। शाम के लिए जो है कुछ न कुछ जो है फल फूल इकट्ठा करके, या जंगलों से, या जो है फिर वो क्या करेंगे कि फलों का ध्यान रखती है, और जंगली जो उत्पाद है उनको लाती है। वो एक कर्तन एवं दहन, कर्तन मतलब काटना, और दहन मतलब जला देना। कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मोनियोग है, जिसे कसवा भी कहते हैं। कसवा ये जो है आलू जैसा होता है, जिसे जो है मोनियोग, यदि पूछा जाए कि क्या है या कसवा क्या है, इनका मुख्य आहार है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चीजें, ये चींटू की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। तो चींटू की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ब्रोमीलाइड, अब ब्रोमीलाइड का एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है कि एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो इस प्रकार की उसकी संरचना होती है इस पौधे की पत्तियों की। वहां पर जो है पानी इकट्ठा रहता है, और वहां पर जो है मेंढक क्या करते हैं, अंडा देते हैं उस पानी में। अब यहाँ पर कर्तन दहन, यहाँ पर दिया गया शब्द कि कर्तन दहन क्या है, तो देख लेते कर्तन दहन क्या है। कर्तन मतलब जो है काटना, और दहन मतलब जला देना। ये जो है पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं। जो है पूर्वोत्तर भारत में भी इस प्रकार का है। तो जैसे झूमिंग कृषि कहते हैं, या जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थान मतलब स्थान बदल बदल कर कृषि करना। इनको जो है जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस और पोषक तत्व में ध्यान रखना आप लोग की जो है कौन से पोटास
इसमें जो है पाया जाता है, जब जो हम पेड़ पौधों को जलाते हैं तो उसके राख में पोटास पाया जाता है। तो इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, और वो क्या करते थे, वो जो है वहां जगह उस जमीन को छोड़ देते, फिर दूसरी जगह चल जाते। इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र को साफ किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जो सकते हैं। तो जहां उन्होंने छोड़ दिया वहां पर फिर पेड़ पौधे उग जाएंगे, वहां पर कुछ समय बाद वो फिर वहां आएंगे, वहां फिर काटेंगे। तो ऐसे वो बदल बदल के कृषि करते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हुए करते कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर वर्षावन है अधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी भी ये प्रदान करते, खूब जो है वहां पर पेड़ है। तो ये क्या करते हैं कि जो है घर बनाते रहे। तो कैसे वो घर बनाते, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, मधुमक्खी की छत्ते के आकार का ये जो है घर बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो है जो नेशनल ज्योग्राफी इत्यादि पे जो चैनल है वहां पर वो जो कीड़े मकोड़े इत्यादि के जो थे, वो जो है कहीं सांपों को पकड़ते, कहीं कुछ करते। तो जो है वो सब वही कहीं वो दिखाया जाता है। और ये क्या करते हैं कि ये जो है ये ऐसे छप्पर टाइप के इनके बनाए रहते हैं। तो जबकि कुछ लोग मलोका, तो मलोका भी इनके घर है। मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो तीव्र ढलान वाली मतलब ऐसे ढाल वाली इनकी छत होती है, ऐसे ढाल वाली, क्योंकि बारिश होगी सीधे पानी ऐसा आएगा। तो इस प्रकार की जो है घरों की इनकी बनावट होगी। इस प्रकार के जो है इनके घर होंगे। और कुछ जो है ये घास वाले घर होंगे, जिनकी जो है बनावट इस प्रकार की होगी। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों का जीवन बदल रहा है। यहाँ पर जो है अब क्या हो गए, औद्योगिकरण हो गए। यहाँ पे जो है लोगों ने पेड़ पौधे जंगल इत्यादि बहुत ज्यादा काट दिए हैं। यहाँ पर जो औद्योगिकरण हो गया। और पुराने समय में वन के अंदर घुसने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था पहले। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वहां पर जो है रेलवे लाइनें बिछाई गई है। वहां पर जो है 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचने में संभव हो गया। तो वहां पर जो है 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया। तो वहां से जो है सभी जगह पे वहां से वो पहुंचा जा सकता है। अब है यहाँ पे हमने अमेजन बेसिन में देखा कि अमेजन बेसिन में जीवन कैसा था। उसके बराबर वहां पर जो है बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे एंडाकोंडा है वहां पर एक पाया जाता है। वहां पर जो है एक वहां पे जो है लंबे लंबे चोंच वाले पक्षी वहां पे पाए जाते हैं। वहां पे चींटियों, टेपिर, एक जो है भालू जैसी आकृति का एक जानवर, वो जो है चींटियों को खाने वाला टेपिर पाया जाता है। टुकोज, तो टुकोज जो है, टुकोज एक जो है पक्षी है जो लंबे लंबे चोंच, जो कि वहां पर क्या है कि नमी वहां पे बहुत ज्यादा रहती है, जाते हुए कीड़े मकोड़े उसको खोद करके भी अंदर में कीड़े मकोड़े, तो ऐसे लंबे लंबे चोंच वाले वहां पे पक्षी वहां पे पाए जाते हैं। यानी जो भारत में पक्षी पशु पक्षी पाए जाते हैं, वहां से काफी भिन्न आकार प्रकार के वहां पे रंग वाले पक्षी वो पाए जाते हैं। जो विभिन्न कलरों वाले कलरफुल वहां पे जो है पक्षियां। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। अब कहा जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो यहाँ पर जीवन कैसा है। तो हम जो है देख रहे थे कि एक उष्ण कटिबंध और एक उपोष्ण कटिबंध। तो ये वाला क्षेत्र जो गंगा और यमुना वाला क्षेत्र है, ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। तो उष्ण कटिबंध जो है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तर और दक्षिण। उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण। अब इसके ऊपर तो भारत कहाँ पर पड़ रहा है, तो भारत पड़ता है, भारत जो है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। ठीक भारत के बीचों बीच से। तो ये जो क्षेत्र जो दक्षिण वाले पे उष्ण कटिबंध में आ गया, लेकिन ये वाला क्षेत्र किस में पड़ जाएगा, ये उपोष्ण वाले में पड़ जाएगा। तो उपोष्ण वाले कटिबंध में हम जो है जो देख रहे हैं अब ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला क्षेत्र देख रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का जीवन कैसे, वहां पर जो हमने देख लिया कि उष्ण कटिबंध में कैसा था, और ये जो उष्ण जहां पर गर्मी थी वहां पर कैसा था। लेकिन यहाँ बेसिन कहा जा रहा है कि यहाँ बेसिन उपोष्ण में
10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ये कहा जा रहा है कि ये बेसिन कहाँ है, 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तर अक्षांश, तो 23 से यानी ऊपर 23 से ऊपर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो कौन सा बेसिन ऐसे जो है दक्षिण में होगा, यही वाला जो उपोष्ण वाला होगा। लेकिन हम जो है भारत के बारे में देख रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को देख रहे हैं, तो जो है ये उत्तर में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। तो कहा जा रहा है कि ये जो है घाघरा है, सोन है, चंबल है। चंबल जो है हम देखें तो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा की है, तो इसलिए यहाँ पे चंबल भी आ गया। गंडक है, कोसी बिहार का शोक इसे कहा जाता है। गंडक ये नेपाल से निकलती है, ये जो है कोसी वहीं से निकलती है। तो जैसे ये जो है गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिहांग, देवांग, लोहित इत्यादि जो है ये ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान, तो कहा जा रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। अब गंगा जो नदी जहां बहती है, जैसे गंगा नदी के मैदान कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान वहां कहते हैं। पर्वतीय हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। इस जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मैदान के जो है मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहां से भी बह रही होगी, वो कहाँ से बह रही होगी, पर्वतों से आ रही होगी। अधिक से अधिक नदियां जब पर्वतों से आ रही होगी तो वहां से वो क्या करेगी, बहुत सारे सेडिमेंट अपने साथ लाएगी यहाँ से, और यहाँ से लाएगी तो जो है बहुत सारी आकृतियां बनाएगी। बहुत सारी आकृति बनाएगी, तो कहीं तो ये जो है मैदान बनाएगी, कहीं ये क्या बनाएगी, कहीं इसे जो है भावर भावर के मैदान बनेंगे, कहीं से जो है क्या बनेंगे, तराई के मैदान बनेंगे, कहीं पे जो है इसे जो है फिर क्या बनेंगे, तराई के मैदान आगे दक्षिण की तरफ में जाएंगे तो वहां पर खादर और बांगर के मैदान बनेंगे। तो कहा जा रहा है कि जब ये हिमालय के गिरिपथ, ये हिमालय के गिरिपथ पे क्या बनेंगे, यहाँ पर जो है भावर के मैदान बनेंगे, और तथा सुंदरबन, और जहां पर इसके जो है ये डेल्टा बना रही है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पर जो है क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। जहां पर ये जो है नदी डेल्टा बना रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर है इनके मुहाने पे है सुंदरबन डेल्टा। तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है आप लोग ध्यान रखना, सुंदरबन डेल्टा का जो है ज्यादा भाग जो है बांग्लादेश में 60% भाग, बांग्लादेश में 40% भाग जो है भारत में है। तो मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। तो मैदानी क्षेत्र में क्या बनाते हैं, चाप झील बनाते हैं। मैदानी क्षेत्र में जब नदी बहेगी तो यहाँ से पहाड़ों से तो सरिताएं कैसे बहती है, सरिताएं बिल्कुल पतली धारा में बहती है, लेकिन उसमें बहुत सारी उसकी सहायक नदियां आकर के मिलती रहती है। तो जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो मैदानी क्षेत्र में क्या होती है कि मैदानी क्षेत्र में पहुंचते ही प्रौढ़ अवस्था में इसकी अवस्था हो जाए प्रौढ़ अवस्था। तो प्रौढ़ अवस्था में इसके साथ बहुत सारी सेडिमेंट है, ये क्या करती है कि ये जो है ऐसे इस प्रकार से बहती है, मेंडरिंग करके बहती है। यहाँ पर जब इस प्रकार से बहती है तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अ, ये जो है विसर्प आकृति, सर्प जैसी आकृति बनाती है, तो विसर्प आकृति बनाती है। और जब जो है पता लगा कि यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट जो है नदी ने जमा करते गए, ऐसे बह रही थी, यहाँ पे जमा करती गई, और इस मुहाने यहाँ पर जो है जमा करती गई, नदी ने अपना मार्ग भी बदल दिया यूं, और ये वाला हिस्सा जो है कट गया, ये वाला हिस्सा, ये नदी जो है यूं बहने लग गई है, और इधर वाला हिस्सा कट गया। तो इधर वाला हिस्सा जो कट गया और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है चाप झील। ये चाप जैसी आकृति बन गई और इसे कहा जाता है गौखुर झील। गौखुर झील, चाप झील एक ही है। तो गौखुर मतलब गाय के खुर जैसे, चाप जैसे, जैसे एक चाप जैसी वो बन जाती है, इसे कहा जाता है चाप झील। यहाँ की जलवायु कैसी है, मुख्यतः मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु, भारत की जो जलवायु है वो जो मानसूनी जलवायु है, मानसून पे निर्भर कर रहा है, इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून में मध्य जून में, अब मानसून में क्या होता है, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु में क्या होता है कि मध्य जून से जून में मानसून आता है, और मध्य सितंबर तक जो है यहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद जो है मानसून क्या होता है, वापस लौटने लग जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तो गर्मी होती है, और शीत ऋतु में यहाँ पे खूब ठंड भी होती है। ठंड भी उतनी होती है जितनी गर्मी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान।
ये तो है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत से निकल रही है कैलाश मानसरोवर के पास से। और तिब्बत में इसको जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जाना जाता है, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। और यहाँ पर जो है अरुणाचल से ये जो है भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल से जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक जो है एक गॉर्ज बनाती है, और यहाँ पर क्या करती है कि जो है यू टर्न देती है। यू टर्न यू टर्न जो है लेती है अरुणाचल में नामचबरवा। नामचबरवा से जो है भारत में इंटर करती है, यहाँ पे यू टर्न लेती है, और यहाँ पर इसको जो है दिहांग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से दिहांग नाम से जाना जाता है, फिर दिहांग नाम से जो है ये बहती है, और असम के मैदान में जब पहुंचती है तो यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी जो सहायक नदी, और यहाँ पर क्या होती है कि जो है ये क्या करती है, यहाँ पर जब ये मैदानी क्षेत्र में बहती है तो ये बहुत सारी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है इसी में है। ये जो है एक जिले का जो है उसको जिला ही घोषित कर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, जिसको एक जिला घोषित किया गया है। चलो जैसे मुझे ध्यान आता है मैं इसको बताता हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फिर जो है ये क्या करती है कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो है प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये जो है जानी जाती है पद्मा के नाम से, और जमुना, पद्मा जमुना, जमुना पद्मा। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसे माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट के इसे घोषित किया गया। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। अच्छा, अब गंगा नदी को थोड़ा देख लेते हैं। इसके जो है कहाँ से इसका जो है उद्गम है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले, और जो है गंगोत्री हिमनद से इसका जो है गौमुख में गंगोत्री में जो है गौमुख हिमनद है, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम है। और इसके सहायक नदी बहुत सारे सहायक नदी, सबसे जो है लंबी सहायक नदी इसकी जो है यमुना है। और यमुना नदी भी इसको जो है इलाहाबाद में इसमें आकर के मिलती है। यमुना की बहुत सारी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी इसकी चंबल है, और चंबल की भी बहुत सारी सहायक नदी। चंबल जो है जो नदी है ये महाखंड बनाती है। तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखना कि चंबल नदी महाखंड बनाती है। तो कभी जो है चंबल नदी में चंबल घाटी के टाप इसमें बसते थे। गंगा नदी को थोड़ा वैसे नदी जब तंत्र हम पढ़ेंगे तो तब इसमें बहुत विस्तृत में पढ़ेंगे गंगा नदी, सभी नदियों की, और कौन कौन सी सहायक नदी है इनमें जो सारे जो पंच प्रयाग इत्यादि। लेकिन गंगा हमने देख लिया उत्तरकाशी से, फिर जो है यहाँ पर देव प्रयाग तक जो है ये भागीरथी के नाम से वो जानी जाती है। और देव प्रयाग से इसमें अलग नदी आकर के मिलने से ये जो है गंगा नाम से हरिद्वार में जो है यू टर्न लेती है, और फिर जो है ये मैदानी भाग में वो प्रवेश कर जाती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने से फिर ये जो है इलाहाबाद में इसमें या प्रयागराज में यमुना इसमें मिल जाती है। फिर आगे ये बढ़ती है फर्दर ये बिहार में, और यहाँ पर बिहार में सारंगी मैदान इसी में है। यहाँ पर जो है हम ये फिर पश्चिम बंगाल में जब पहुँचती है तो फरक्का के पास जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यानी एक इसकी ट्रिब्यूटरी जो एक हुगली हो जाती है, एक हुगली है, और एक जो है बांग्लादेश की तरफ इंटर करती है, जिससे जो है वहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ समय इसका नाम भागीरथी होता है, फिर ये जो है आगे बढ़ती है। इस पे इसका नाम फिर जो है क्या पड़ जाता है, इसका नाम जो है पद्मा पड़ जाता है बांग्लादेश में, फिर इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा में आकर के जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये दोनों जो है जमुना इसमें आकर के मिलती है,
और ये जो है पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। लेकिन फिर जो है इसमें एक नदी और जो है यहाँ से आती है बांग्लादेश, और जो है मेघना है। फिर ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। मेघना के नाम से ये जो है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो है हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है जाना। अब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जीवन कैसे है, तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बहुत सारे प्रकार की स्थल आकृतियां हैं, और यहाँ पर जो स्थल आकृतियां हैं तो जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। अब कहा जा रहा है कि जनसंख्या जहाँ पर कैसी जनसंख्या होगी वहाँ का जैसा पर्यावरण होगा वैसी वहाँ पे जनसंख्या होगी। वहाँ पे जो है पर्यावरण अनुकूल नहीं होगा, वहाँ पे प्रतिकूल होगा, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होगी, और वहाँ पे पर्यावरण अनुकूल है तो जनसंख्या काफी होगी। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। तो जहाँ पर जो है ढलान है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है जीवन परिस्थिति के लिए वहाँ पे जो बहुत अच्छा नहीं वो माना जाता है। तो वहाँ पर जो है कभी बहुत ज़्यादा जो है बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। वहाँ पर जो है सड़कों के भी वैसा वो नहीं है, सुविधाएं भी कम है। वहाँ पर जो है कहा जाता है प्रतिकूल था। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे कम लोग रहते हैं, लेकिन मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में जमीनी उपजाऊ है, यहाँ जनसंख्या, वहाँ पे जो है औद्योगिक फैक्ट्री इत्यादि वहाँ पे आते हैं। जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ भी है। धान यहाँ की जो है इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। क्योंकि धान खेती के लिए पर्याप्त जल, अब वहाँ जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर्याप्त जल मिल जाती है। यहाँ उसी क्षेत्र में उगाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, धान वहीं उगाया जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं है, मकई, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। और कहा जा रहा है कि मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो चाय के बागान जो है कहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पर जो है ढलान वाला क्षेत्र जो है, जहाँ पर जो है पानी न रुके, ऐसा क्षेत्र जो है जहाँ पर बारिश बहुत हो लेकिन वहाँ पे पानी न रुके, तो वहीं पर जो है चाय के बागान मिलेंगे। तो बिहार एवं असम के कुछ भागों में, अब कहा जा रहा है कि बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है रेशम के जो कीड़े हैं उनका जो है क्या किया जाता है, उनको उनको पाला जाता है, और जो है रेशम का जो है सिल्क का जो है क्या उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। अब जहाँ पर मंद ढलान है, जहाँ पर जो है ढलान बहुत तीव्र नहीं मंद है, वहां पर क्या किया जाता है, वेदिकाओं, वेदिकाओं मतलब जो है सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वहां पर जो है इस प्रकार के खेत जो है बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो पानी है इसका ये सीधे बहाव ना होगा, ये जो है बहुत ज्यादा ना वो कटान नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि वहां पर पानी की जो है वो रोकने के लिए भी ये किया जाता है। तो विभिन्न भू आकृतियां अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब भू आकृति विभिन्न होगी तो ये जो है वनस्पति में विविधता होगी। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन वनों के अलावा जो यहाँ पर कौन से वन भी है, पर्णपाती वन है। और पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है ये जो है पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जब जो है हमने जो उष्ण उपोष्ण क्षेत्र वाले क्षेत्र देखे, वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक वहां पे जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां पे बारिश बहुत होती है, वहां पर वन जो है कैसे होंगे, वहां पर वन सदा हरे भरे रहते हैं। लेकिन जो क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में उपोष्ण वाले क्षेत्र में वहां पर कैसे होंगे, पर्णपाती वन वहां पे पाए जाएंगे जो पत्ती गिराते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में तो ये उपोष्ण वाले क्षेत्र पड़ गए। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुंड पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरे होते हैं। तो जहां पर जो है डेल्टा क्षेत्र होते हैं, मैंग्रोव वन वहीं पे होते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे मैंग्रोव वन। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कैसे होंगे, यहाँ पर जो है प्रदेश से ठंडी जलवायु है यहाँ पर, और तीव्र ढाल वाले भाग है ये। तो यहाँ पर कैसे होंगे,
यहाँ पर जो है बारिश काफी होती है, यहाँ पर हिमपात भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, ये होंगे शंकु आकार के। ताकि जो है बारिश से जो है बर्फबारी हो तो यहाँ से जो है ये यहाँ गिरे, यहाँ से फिर यहाँ गिरे, यहाँ से यहाँ गिरे, और इन पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। उनके जो है इस प्रकार के शंकु आकार के पेड़ होंगे। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व इसमें दे रखे कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उदाहरण उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 कहा गया, जबकि पश्चिम बंगाल का 1000 जो है 29 तथा बिहार का 1102 बताए गए यहाँ पे। तो ये जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग जो है निवास करते हैं। देश में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र मतलब जो है एक सींग वाला गैंडा जो है असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, नमी भूमि होती है, वहीं पर ये जो है ज्यादा रहती है। तो एक सींग वाला गैंडा ये यहाँ पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। अब जहाँ पर जो है डेल्टा क्षेत्र है, जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर, जिसे जो है रॉयल टाइगर के नाम से जानते हैं, तो बंगाल टाइगर, रॉयल टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, मगरमच्छ। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो है नदी की जो साफ जल है, झील है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर मछली पाई जाती है, रेहू मछली, कतला मछली, हिल्सा, ये मछली की जो है लोकप्रिय प्रजाति ये यहाँ पर जो है पाई जाती है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मुख्य आहार है। तो मुख्य आहार है यहाँ पर जो है कृषि के लिए, यहाँ पर जो है तापमान भी उच्च है, और यहाँ पर जो है जल भी है, पानी भी है, तो सिंचाई के लिए पानी है। तो यहाँ पर चावल खूब होते हैं, और मछली भी, वहाँ पर नदियाँ काफ़ी है, तो मछली भी वहाँ पर जो है खूब मिलती है। तो ये वेदिका जो है इस प्रकार की खेत है, सीढ़ीनुमा खेत। तो ये जो है सीढ़ीनुमा खेत जो है वेदिका वो कहते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह का सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्र से न हो सके, तो इसलिए ढलान को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और वहाँ जो है सीढ़ीनुमा खेत बना दिए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जीवन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में, अलवण मतलब जो स्वच्छ जल है, उस जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन, इसके जो है आंख में अंधी डॉल्फिन ये कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये किस चीज के जो है संकेत है, जहां पर ये होगी वहां पर इसका मतलब है कि जल वहां पे स्वच्छ है। तो ये उसमें वो पाई जाती है डॉल्फिन, गंगा नदी में जो है पाई जाती है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो इनको जो है खतरा कैसे हो रहा है, जो है यहाँ पर हम जो है फैक्ट्रियों से जो है अपशिष्ट जल यहाँ जो है नदी में बहा देते हैं। तो इसे गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो ये जो है स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। अब यहाँ पर जो है गंगा जो नदी है, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर बसे। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले कौन कौन से शहर जो गंगा नदी के तट पर बसे? इलाहाबाद, कानपुर,
लखनऊ, पटना और कोलकाता, इन शहरों तथा यहाँ की स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या हो रही, प्रदूषित हो रही। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें जो है यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। यातायात के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। तो कहा जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में 4 मार्ग जो है विकसित किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। अब कहा जा रहा है कि कोलकाता हुगली नदी पर जो है एक क्या है, महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कोलकाता जो है किस पे है, ये पतन हुगली नदी पे। ध्यान रखना कि हुगली नदी पे जो है पतन, कोलकाता पतन कहाँ पे है, हुगली नदी पे है। और ये मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन भी यहाँ पर स्थित है। तो हवाई पतन मतलब हवाई जहाज जहाँ पे जो है बैठते हैं, तो हवाई पतन, हवाई अड्डे। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी के संगम। अब कहा जा रहा है कि आगरा में जो है क्या है, यमुना के किनारे ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम हो रहा है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जो है बौद्ध स्तूप भी है। लखनऊ का में जो है बड़ा इमामबाड़ा है। असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो असम का जो है काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र बेसिन पे है। और जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और में बौद्ध स्तूप जो है कहाँ पे है, गंगा नदी पे है। गंगा नदी बेसिन में लखनऊ का जो है यहाँ पर उत्तर तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है दर्शनीय स्थल यहाँ पर है। तो ये जो है जो हमने उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है जनजीवन कैसा है, तो इसको हमने इसमें देखा। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। और आप लोग जो है ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई। और आप लोग जो है अपनी परीक्षा को लगातार किसी प्रकार की आप एग्जाम की तैयारी करें। हर प्रकार की एग्जाम की तैयारी के लिए आप डीएलएड की एग्जाम की तैयारी, एएलटी जो है, प्रवक्ता, जो भी पुलिस जितनी भी जो है परीक्षाएं हैं, समूह का सब प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो है ये उपयोगी होने वाली है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।